अस्सलाम वालेकुम क्लास। एसी मशीन्स में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। आज उससे आगे मूव करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे कि हम ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट करते कैसे हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी जो कंडीशंस वो क्या हैं जिनके बगैर ये पैरेलल ऑपरेशन कामयाब नहीं होता या ऑपरेट ही नहीं करता। उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे स्पेशल ट्रांसफार्मर्स में से के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में इस बार 40% रिड्यूस सिलेबस के साथ हैं वो जस्ट ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो डिटेल सिर्फ हम इसी की देखेंगे। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि आपने एक ट्रांसफार्मर लगाया 100 kVA का है, 200 kVA का डिस्ट्रीब्यूशन पे लगा दिया। आपकी नई कॉलोनी बन रही थी, कुछ दिनों बाद आपका अनएक्सपेक्टेड लोड बढ़ता गया और आपका 100 kVA पूरा हो गया 10 साल बाद, 15 साल बाद। अब आपको 100 kVA और चाहिए। इसका एक तरीका तो यह है कि आप 100 kVA का ट्रांसफार्मर उतारें और जितना आपको 100 kVA एक्स्ट्रा चाहिए, 200 kVA डिमांड है, तो आप 200 kVA का ट्रांसफार्मर और लगाएं। या दूसरा तरीका यह है कि 100 kVA तो पहले इंस्टॉल्ड है, आप उसमें 100 kVA का एक और ट्रांसफार्मर लगा दें। उससे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। जो मेन हम इधर उनकी बेनिफिट डिस्कस करेंगे। बेनिफिट ये है कि जब आपका नया ट्रांसफार्मर लग जाता है, इन केस आपके पास कोई आपको कभी लोड ऑफ करना पड़े, तो आप फॉर एग्जांपल आपका लोड जो है, आपने एक 200 kVA का ट्रांसफार्मर नया रखा और एक जगह पे आपने एक 100 kVA का पैरेलल में लगा दिया। आपको पता है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उस वक्त सबसे ज़्यादा होती है जब वो एक ऑप्टिमम फुल लोड पे चल रहा होता है। आप क्या करते हैं, जब आपका फॉर एग्जांपल लोड 100 kVA है, अब क्या करेंगे आप, अगर 200 kVA वाला ट्रांसफार्मर है, जिस टाइम पे आपका लोड कम होता है 100 kVA है, तो वो 50% उसकी रेटिंग पे चल रहा है। जबकि अगर 200 kVA वाले चल रहे हैं, 200 kVA वाले चल रहे हैं और आपने एक को बंद कर दिया, तो जो दूसरा है वो फुल लोड रेटिंग पे चलेगा। जो फुल लोड रेटिंग होती है उसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो अच्छा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए आपने जस्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को प्राइमरी के साथ अटैच कर देना होता है, दोनों वायर्स को, और सेकेंडरी को सेकेंडरी के साथ अटैच कर देना होता है, दोनों वायर्स को दोनों वायर के साथ। और इसमें यह होता है जो पोलैरिटी टर्मिनल्स को ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपका डेड शॉर्ट सर्किट होता है। ये हम इसकी कंडीशंस में जाके डिटेल में भी देखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास है एक और ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग जो होती है, ये कैसे डिसाइड होती है। आपका एक ट्रांसफार्मर था 100 kVA का, एक आपने उसके पैरेलल में 200 kVA का लगा दिया, तो जो टोटल इनकी होती है वो आपस में ऐड अप हो जाती है। जितनी इसकी रेटिंग है प्लस जितनी इसकी रेटिंग है, आपकी ओवरऑल इस पैरेलल इंस्टॉल्ड सिस्टम की रेटिंग उतनी हो जाती है। और ये सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर भी आप पैरेलल में लगा सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं कि अगर आपका लोड इंक्रीज़ हो जाए तो आपको या तो पूरा ट्रांसफार्मर बदलना पड़ेगा, या आपको जितना एक्स्ट्रा लोड चाहिए, अगर जस्ट 20 kVA चाहिए तो आप 20 kVA का एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगा दें। जो नया ट्रांसफार्मर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल होती है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसकी रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं होती, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल जो ऑपरेशन करें। जो दो पैरेलल ट्रांसफार्मर हैं उनको इस्तेमाल करना एक बड़े ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करने से में ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन केस ऑफ थोड़े से लोड राइज अप के लिए। जब आपको पता है कि जस्ट 20 या 30 kVA का लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो इसके लिए नया ट्रांसफार्मर ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ये वो करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट जितना आपका लोड बढ़ा है उतना kVA रेटिंग का आप ट्रांसफार्मर ला के उसके साथ लगा दें। अगर वो बात वही है कि अगर आपको डे टाइम में, जिस टाइम पे ऑफिस वर्किंग आवर्स होते हैं, घरों का लोड कम हो जाता है, उस टाइम पे अगर आपका फिर लोड पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग जितना ही पड़ता है, तो आप दूसरे ट्रांसफार्मर को ऑफ करके फुल जो लोड एफिशिएंसी पे उसको आप चला सकते हैं। जबकि अगर आप नया ट्रांसफार्मर बदल देंगे, पूरे ट्रांसफार्मर बदल देंगे, तो वो आपका ज़ाहिर बात है, जब तक उस पर फुल लोड नहीं पड़ता तो आप उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते। तो उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर को, जब भी दो ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में अटैच करना हो, इसके लिए कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, जो दोनों ट्रांसफार्मर हमने पैरेलल में, दो या दो से ज़्यादा जो भी ट्रांसफार्मर्स अटैच करने हैं, उनकी कुछ चीज़ें सेम होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए,
टर्न रेशो या वोल्टेज रेशो सेम होनी चाहिए, पर यूनिट इम्पीडेंस सेम होनी चाहिए, और एक्स ओवर आर रेशो मतलब इम्पीडेंस टू रेजिस्टेंस रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशो सेम होनी चाहिए। अब अगर सेम नहीं होंगी तो क्या ट्रांसफार्मर चलेगा नहीं चलेगा, ये क्यों ज़रूरी है, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी सेम होने की ना होने की वजह से डेड शॉर्ट सर्किट आ जाता है। ये क्यों आता है, देखें, अगर हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ सेकेंडरी साइड पे देख रहे हैं, सेकेंडरी साइड की पोलैरिटी में हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाया है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया है। ये रेड कलर मैंने पॉजिटिव को शो करने के लिए और ब्लैक कलर नेगेटिव या न्यूट्रल को शो करने के लिए लगाया, और रेड कलर फेस को। अब जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगी है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगी है, पहले भी हम टेस्ट में देख चुके हैं कि ये इस तरह से दो बैटरीज अटैच हैं, और ये एंड पे अगर इनके दोनों के वोल्टेज सेम है तो एंड पे ये हमें 0 वोल्ट दे रही हैं। जब 0 वोल्ट दे रही हैं तो इन साइड सेकेंडरी कोई आपका शॉर्ट सर्किटिंग करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि अगर हम पोलैरिटीज़ को उल्ट लगा देंगे तो इनकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली बन जाएगी। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ अटैच कर देंगे, इनको आपस में कनेक्शन कर देंगे, तो क्या होगा, हमें ये दो बैटरीज जिस तरह सीरीज़ में ऐड अप हो जाती हैं, ये हमें ज़्यादा वोल्टेज देंगे, इन साइड इस एरिए में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसको डेड शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी इसको अपोजिट पोलैरिटी में नहीं लगाना, जो कि हमारी जो है शॉर्ट सर्किटिंग का बास बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरी जो है टर्न रेशो सेम होनी चाहिए, सिस्टम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इनकी सेम होनी चाहिए। अदरवाइज सेम सर्कुलेटरी करंट जो उसमें पास किया था वही इसमें पास करेगा। अब ये है कि हमारे वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे सेम नहीं है, एक साइड पे 230 वोल्ट है, एक साइड पे 220 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट का डिफरेंस है, ये एज इट इज़ उसी तरह बैटरीज की फॉर्म में बेशक हमने सेम पोलैरिटी में भी लगाए हुए हैं, जब इनके वोल्टेज सेम नहीं होंगे तो इनका जो डिफरेंस है लाइक 10 वोल्ट या 20 वोल्ट ये हमें नज़र आएगा। जब 10 या 20 वोल्ट नज़र आएगा तो वही 10 या 20 वोल्ट की वजह से इस एरिए में लाइक सेम अगर अब 20 वोल्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमें, तो इस एरिया में आपका वाइंडिंग के अंदर ही शॉर्ट सर्किट करंट मूव करेगा, जो कि ट्रांसफार्मर को जला भी सकता है। ठीक है, तो सेम वोल्टेज और टर्न फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है। तीसरे नंबर पे आपकी चीज़ है सेम टर्न रेशो। टर्न रेशो भी आपकी पैरेलल ऑपरेशन में सेम होनी चाहिए, और इसके लिए हम सबसे पहले टर्न रेशो टेस्ट करते हैं, जो कि हमने पहले किया भी था। तो किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस से बचने के लिए या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पहले टेस्ट करते हैं। सेम बात फिर वही है जब टर्न रेशो डिफरेंट है। जब हमने प्राइमरी साइड पे सेम वोल्टेज अप्लाई किए, आगे टर्न रेशो सेम नहीं थी, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज चेंज आए, तो जो एंड पे आपके जो वोल्टेज हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, जब ज़ीरो नहीं होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके उसी तरह जिस तरह सर्कुलेटरी करंट उन दो में मूव होगा, वो सर्कुलेटरी करंट मूव होगा और वो शॉर्ट सर्किटिंग का बास बन सकता है इनसाइड ट्रांसफार्मर। तो इसके बाद है आपके पास सेम पर यूनिट इम्पीडेंस। ट्रांसफार्मर की पर यूनिट इम्पीडेंस का सेम होना भी लाजमी है, दोनों ट्रांसफार्मर जिनको हम पैरेलल में अटैच कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ना भी हों तो कोई लिमिट एक्सटेंट बिल्कुल थोड़ी वैल्यू तक ये काम कर भी सकता है, लेकिन इसको नुकसान क्या होता है, जो टोटल पावर फैक्टर है ट्रांसफार्मर का वो अकॉर्डिंग टू लोड नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर अपने अपने जब एक ट्रांसफार्मर है, एक फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर इसकी पर यूनिट इम्पीडेंस 0.1 है, एक की 0.2 है। अब इन दोनों को पैरेलल में अटैच करने के बाद इनकी सीरीज में हमने एक लोड लगा दिया। ठीक है, जो हमने लोड लगाया उसकी इम्पीडेंस 1 थी। अब जो टोटल इम्पीडेंस है, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ जिसमें मैंने रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को शो नहीं किया। अब इस ट्रांसफार्मर को टोटल इम्पीडेंस 1.1 नज़र आ रही है, जबकि इसको 1.2 नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी अपनी 0.2 है। अब जिसकी रजिस्ट इम्पीडेंस ज़्यादा या कम है, जब जाहिर बात है पावर फैक्टर का आपको फार्मूला पता है, वो डिपेंड ही इस पर करता है कि इसकी रिएक्टेंस और रिएक्टिव पावर कितनी है। जब इसकी इम्पीडेंस चेंज होगी तो फिर क्या होगा, दोनों का पावर फैक्टर डिफरेंट होगा, दोनों सेम पावर फैक्टर पे काम नहीं करेंगे। तो सेकेंडरी इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप देख लें जिस ट्रांसफार्मर की
में पर यूनिट इम्पीडेंस कम है, उसकी सीरीज़ में सेकेंडरी साइड पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जो भी कम है इम्पीडेंस में, अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस लगाते हैं, अगर रिएक्टेंस कम है तो इंडक्टर लगा देते हैं। तो उसको हम कंपनसेट कर देते हैं ये तब तक के जब तक इन दोनों में की पर यूनिट इम्पीडेंस सेम ना हो जाए। तो इस केस में उसने ये देखें आपको सीरीज़ में उसने इम्पीडेंस ही लगा दिया, उसने सपोज किया कि इसकी रेजिस्टेंस भी कम थी और रिएक्टेंस दोनों चीज़ें कम थी, तो उसने आर एक्स दोनों लगा दी हैं पर यूनिट इम्पीडेंस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास अगला है वो सेम एक्स बाई आर रेशो। जो रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो है ये बिल्कुल सेम वही काम करती है जो कि आपकी पर यूनिट इम्पीडेंस करती है। मतलब अगर एक्स जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की रेशियो सेम नहीं होगी तो ये भी क्या करेगी, पावर फैक्टर को अफेक्ट करेगी। जब पावर फैक्टर को अफेक्ट करेगी, जब दोनों ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर सेम नहीं होगा तो ये क्या करेगा, आपका ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके भी सेम, इसकी भी जो आपकी रेमेडी है, इसका भी सोल्यूशन बिल्कुल वही है जो पर यूनिट इम्पीडेंस का है कि जिसकी एक्सआर रेशो कम है उसके सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगा दें और रिएक्टेंस जो भी चीज़ कम है लगा के इसकी एक्स बाई आर रेशो को सेम रखें। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपके पास जो यही 5 कंडीशंस थी जिनको हमने डिटेल में देख लिया। इसके बाद आपके पास आते हैं स्पेशल ट्रांसफार्मर। स्पेशल ट्रांसफार्मर वो होते हैं जिनका कोई स्पेशल पर्पस होता है, नाम से ही जाहिर है। तो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए कौन कौन से ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद वो ट्रांसफार्मर जिनकी को रोटेटिंग को ट्रांसफार्मर्स होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं और ऑटो ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो ये वाले जो ट्रांसफार्मर हैं इनका स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। तो जो आपके जो है ऑटो ट्रांसफार्मर्स इस साल कंसीडर किए गए हैं आपके सिलेबस में, तो हम जस्ट इसी की वर्किंग और इसका सारा कुछ आज देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में जस्ट एक वाइंडिंग होती है, वही इसकी प्राइमरी होती है, वही इसकी सेकेंडरी होती है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इंडक्शन भी होता है और कंडक्शन भी होता है। इंडक्शन कौन सी होती है, जब एक कॉइल अपनी ही कॉइल में वोल्ट ईएमएफ पैदा करती है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन नहीं कहते, इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बल्कि सेल्फ इंडक्शन होता है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं आपस में, तो इसलिए इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक जो होता है इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली दोनों तरीके से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड की वजह से इसमें से जो है दोनों वाइंडिंग्स में से करंट भी पास करता है, जो असल में एक ही है लेकिन हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। तो इसलिए ये हम इसको एज ए आइसोलेटर यूज़ भी नहीं कर सकते जिस तरह 1-to-1 ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। और इसकी जो होती है एफिशिएंसी, मतलब इसके छोटे साइज़ में उतना ट्रांसफार्मर बढ़ जाता है, वो मतलब अगर सेम साइज़ का एक ऑटो ट्रांसफार्मर लिया जाए और उतने साइज़ का एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया जाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें पावर दो तरीक़ों से पास हो रही होती है, इंडक्शन से भी और कंडक्शन से भी। जो पहली वाइंडिंग है इसको हम कहते हैं कॉमन वाइंडिंग, और जो दूसरी वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को हम कॉमन वाइंडिंग कहते हैं, और इस जो पूरी वाइंडिंग है इसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज जो होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल सम नज़र आ रहा होता है दोनों वाइंडिंग्स का, और बिकॉज ऑफ वन वाइंडिंग कॉपर लॉसेस भी कम होते हैं और कॉपर भी कम यूज़ होता है, तो इसलिए ये आपका काफ़ी सस्ता ट्रांसफार्मर बन जाता है। ये मेन जो पूरी वाइंड ये जो मेन है पूरी वाइंडिंग में इसमें आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे बाहर हमने मेन वोल्टेज अप्लाई कर दी हैं। ये आपकी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हैं, ये आपकी यहाँ पे से हमने वोल्टेज लिए हैं, ये हमारी जितने एरिया में हमने सेकेंडरी से वोल्टेज लिए हैं ये हमारी सेकेंडरी टर्न्स हैं। ये डिफरेंट टैपिंग्स लगी होती हैं, आप जिस टैपिंग से चाहें जितने चाहें वोल्टेज ले सकते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये ऑब्वियस सी बात है, इनपुट की टर्न्स ज़्यादा हैं आउटपुट की टर्न्स कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन हम इसको एज ए स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसकी हम वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ऑपरेशन भी इसका दिखाया गया है, स्टेप अप ऑपरेशन भी दिखाया गया है।
तो इसमें क्या है, अगर आपको पता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पहले स्टेप डाउन को देखते हैं। प्राइमरी साइड की टर्न ज़्यादा होती हैं, ये देख सकते हैं आप। प्राइमरी साइड की जहाँ पे इनपुट दी है उसको सारी की सारी वाइंडिंग नज़र आ रही है, उस पर सारी टर्न जो है वाइंडिंग्स अटैच हैं, तो प्राइमरी की टर्न ज़्यादा हैं। सेकेंडरी की टर्न्स उसने दरमियान में से टैपिंग निकाली हुई है, तो सेकेंडरी की टर्न्स कम हैं। तो यही कंडीशन आपने पढ़ी थी, इसकी सेकेंडरी साइड की अगर टर्न्स हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जब सेकेंडरी की टर्न्स कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसके वोल्टेज भी कम होंगे, और जब वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगा। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अब प्राइमरी साइड आपकी ये है, प्राइमरी साइड पे बहुत कम टर्न्स नज़र आ रही हैं, लेकिन सेकेंडरी साइड को सारी की सारी टर्न्स मिल रही हैं, सेकेंडरी साइड को ज़्यादा टर्न्स नज़र आ रही हैं। जब सेकेंडरी साइड की टर्न ज़्यादा हो और प्राइमरी साइड की कम हो तो आपको पता है कि स्टेप अप के तौर पे काम करता है। जिस साइड पे टर्न ज़्यादा हो उस साइड पे वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपको साफ पता चल रहा है स्टेप अप की निशानी है। और उस साइड पे करंट जो होता है, जिस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा होते हैं उस साइड पे करंट कम होता है। जब V2 ज़्यादा है तो I2 कम होगा I1 की निस्बत। तो ये भी आपकी स्टेप अप की निशानी है। तो यहाँ से आपको इसकी वर्किंग पता चल गई। अब ये है कि ये आपकी सेकेंडरी साइड की टर्न्स N2 है और ये टोटल जो है N1 है। तो ये जो एरिया बच गया है इसको उसने N1 माइनस N2 कह दिया। सिमिलरली ये आपका N1 है, ये आपका टोटल सारी की सारी N2 है। तो ये जो एरिया बच गया है ये सारी N2 में से N1 निकालेंगे तो ये वाला एरिया बचेगा, इसलिए इसने इसको N2 माइनस N1 लिखा है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये N1 माइनस N2 कैसे आया और ये N2 माइनस N1 कैसे आया। ठीक है, अब उसमें इसमें ये होता है कि जो करंट प्राइमरी साइड से गुजरता है आपको पता है उसको I1 कहते हैं, जो सेकेंडरी साइड से गुजरता है I2 कहते हैं। ये हमारी कन्वेंशन है। ये प्राइमरी साइड से जो करंट गुजर रहा था ये I1 था, जो सेकेंडरी साइड लोड से गुजर रहा था वो I2 था। तो अगर आपने टोटल करंट जो है इस साइड को जो निकल रहा है इसको I2 के इक्वल करना है, और ये वाला करंट जो है जस्ट I1 है, तो अगर आप इसमें KCL या KVL लगाना चाहें, हमने जो आपका इंटरिंग और लीविंग करंट बराबर होते हैं। जो लीविंग करंट है वो अकेला I2 है, इंटरिंग करंट एक तो आपको यहाँ से I1 नज़र आ रहा है ये वाला, ये करंट कितना होगा कि टोटल करंट I2 हो जाएगा। तो ये इस करंट को अगर आप I2 माइनस I1 पुट करके देखें उस इक्वेशन में, तो I2 और I1 कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंडरी साइड का जो ये वाला करंट है ऑटोमेटिक I2 आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जस्ट KCL लगाना है। सिमिलरली प्राइमरी साइड पे अगर आपको ये वाला करंट I1 नज़र आ रहा है और ये वाला करंट I2 नज़र आ रहा है, तो अब जो इस वाला करंट कौन सा होगा। सिमिलरली अब आपका लोड साइड का करंट I2 है और इन साइड का करंट I1 है। तो अब आप क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि आपका प्राइमरी साइड का ये वाला करंट जो इंटर हो रहा है ये I1 आ जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये इंटर करंट हो रहा है एक, और यहाँ से एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। ठीक है, आपने ये, मैं इनके एरो सही से नहीं लगा सकता, आपने इसकी करंट की डायरेक्शन भी अच्छी तरह से देखनी है। तो ये करंट इस साइड से इधर, इस साइड से इधर और इधर। अब आपका जो है I1 एक साइड पे है इनपुट का और एक साइड पे I2 है। अब I2 में क्या ऐड करें कि आपका टोटल करंट I1 ही हो जाए, क्योंकि इंटरिंग और लीविंग करंट बराबर होता है। तो अगर हम इस I2 में ये I1 माइनस I2 ऐड अप करें तो टोटल करंट ऑटोमेटिक I1 बनेगा, क्योंकि I2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका ये जो लीविंग करंट है सम इसका I1 बन जाएगा। तो फिर हमने KCL लगाने के बाद ये देखा कि इस नोड पे, इस पॉइंट पे जो इंटरिंग करंट है वो, अगर हमें लीविंग करंट का पता है कि I2 है, लीविंग करंट का पता है कि I2 है, इंटरिंग करंट भी हम I2 के इक्विवेलेंट करेंगे।
तो इससे हमें I1 का पता था कि इस साइड पे I1 आ रहा है, ये वैल्यू हमने इस तरह से निकाली कि ये हमारे पास जो इनपुट करंट है वो भी I2 के इक्विवेलेंट आए। तो वो I2 का किस तरह पता चलेगा, वो जो हमारा लोड ड्रॉ कर रहा होगा वही करंट होगा। तो ये पता करने के लिए हमने यहाँ से I2 माइनस I1 पुट किया, तो ऑटोमेटिक हमारे पास आंसर जो है वो आ गया ये कि I2। तो अब इसके बाद ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये डिफरेंट हमने इसके यूजेस लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फीडर वोल्टेजेस में यूज़ होता है, उसके बाद आपका इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट में यूज़ होता है, 3 वायर डीसी सिस्टम में और 3 फेज लाइटनिंग सिस्टम में एज ए न्यूट्रल काम करता है, और स्टेप डाउन वोल्टेज करता है इन सिंगल फेज रेलवे में, और डिफरेंट जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको डिफरेंट वोल्टेजेस प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एज ए वेरिएबल एसी सप्लाई यूज़ करते हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। तो ये थे ट्रांसफार्मर के यूजेस, ऑटो ट्रांसफार्मर के यूजेस। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी डिफरेंट वर्किंग देखी और इसके यूजेस देखे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम में। तो थैंक यू सो मच।